नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ और ये बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे डीमर्ज हुआ है रिलायंस से। इसका हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या भविष्य हो सकता है और बजाज फाइनेंस जो कि एक ऑलरेडी एक मेहमत है यहाँ पे, क्या इसको टक्कर देगा आगे चल के। जियो फाइनेंस जो है बजाज फाइनेंस से आगे निकल जाएगा, उससे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इस सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं चार्ट से और यहाँ पे देख सकते हैं किस दिन यहाँ पे इसका यहाँ पे अलग लिस्टिंग हुआ। 21 अगस्त 2023 को 262 पे खुला और यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट पे यहाँ पे लोअर सर्किट लगते रहे। देख सकते हैं एक दिन पहले दिन लगा, फिर दूसरे दिन, 3 दिन, उसके 4 दिन, तो यहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लगे। इसके पीछे का रीज़न अगर जिसे नहीं मालूम है तो समझेगा कि कंपनी यहाँ पे ख़राब हो गई, गिर रही है। मतलब एक तरह से आप समझिए IPO की तरह से यहाँ पे नई लिस्टिंग हुई और यहाँ पे लगातार गिर रही। तो इंसान जिसको नहीं मालूम कुछ इसके बारे में वो यही कहेगा अरे ये कंपनी ख़राब है, फंडामेंटल्स ख़राब है, इसलिए यहाँ पे गिरावट हो रही है। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न समझते हैं, जो अवेयर्ड इन्वेस्टर है, जो जिनको काफ़ी अवेयरनेस है मार्केट के बारे में, तो वो जानते हैं कि क्योंकि ये देखिए रिलायंस आपकी जो बड़ी कंपनी है रिलायंस ऑयल, जिसमें है रिटेल है, टेलीकॉम है, तो रिलायंस जो कंपनी है वो सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है। तो जब सेंसेक्स और निफ्टी में है स्टॉक और इसी से अलग होकर JFS निकला है यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये जो एक्स्ट्रा निकल गया JFS ये भी इन इंडिसेस में आ गया था। अब यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ पे 50 होते हैं शेयर्स, ये टेम्प्रोरी यहाँ पे 51 हो गए JFS की वजह से, यहाँ पे 31 हो गए। और आपको मालूम होगा म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह के फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड होता है, एक पैसिव फंड होता है। पैसिव में क्या करना होता है, पैसिव में कुछ करते ही नहीं है, सीधे सीधे रेप्लिकेट करते हैं किसको, किसी इंडेक्स को कॉपी करेंगे बस। मतलब अगर इसमें 50 स्टॉक है तो उस फंड में भी 50 स्टॉक खरीद लेंगे। एक्टिव में क्या होता है, मैनेजर ऊपर बैठा रहता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो कि फंड को चलाता है और अपने ही स्टडी से, अपने ही सब कुछ उससे वो ऐसे ऐसे स्टॉक चुनने की कोशिश करता है जो मार्केट को बीट कर दे। अब ये अलग बात है कि 80% टाइम जो है पैसिव फंड्स बीट करते हैं एक्टिव फंड्स को। आपको ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन जी हाँ यही सच्चाई है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं करता है, यानी किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आप यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि जो इंडेक्स यानी निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न्स हैं आप उसको बीट कर पाएँ उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है, इसको सबको लगता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होगा, लेकिन यही फैक्ट है। 80% टाइम निफ्टी और सेंसेक्स आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को बीट करते हैं लॉन्ग टर्म में, ये तो फैक्ट हो गया। तो मैं यहाँ बता रहा था कि ये जो पैसिव फंड होते हैं ये सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 रखेंगे, कोई स्टॉक यहाँ पे बाहर निकला तो उसको भी बाहर निकाल देंगे अपने म्यूचुअल फंड से, तो इसी तरह कोई अंदर आया तो उसको ले लेंगे। तो अब जब ये 31-51 हो गया तो ये तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे रीबैलेंस होना ही था, टेम्प्रोरी था ये, क्योंकि रिलायंस से निकल के JFS निकला तो इंडेक्स में ही रहा। अब इसको बाहर निकालना है, 30 और 50 करना है वापस। तो जो पैसिव फंड्स हैं दोस्तों, ये भी जिनको रिलायंस के बदले, क्योंकि आपको मालूम 1:1 रेशियो में शेयर मिले थे, एक रिलायंस शेयर जो होल्ड करता था उसको JFS के एक मिले। तो ये पैसिव म्यूचुअल फंड तो रिलायंस में बहुत बड़ी होल्डिंग रखते हैं, तो इनको भी JFS के खूब सारे शेयर्स मिले थे उसी रेशियो में। अब JFS के शेयर्स का क्या करेंगे ये, क्योंकि वो इंडेक्स से बाहर निकलना है, 31 को 30 करना है, 51 को 50 करना है, तो यहाँ पे उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। और ये जो 4 दिन गिरावट हुई है ये सेलिंग इसी वजह से हुई है। जो समझ गया यहाँ पे वो समझदार था यहाँ पे और उसने स्टडी की कि ये गिरावट किसी फंडामेंटल रीजंस से नहीं हो रही है कि कंपनी ख़राब हो गई, डूब गई और ये प्रॉफिट नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में जो रेप्लिकेट करते हैं पैसिव फंड्स, उनकी वजह से ये सेलिंग आई है यहाँ पे। अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे, अगर सर्किट लग रहा है तो यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास लगभग, 7-7-14 और यहाँ पे 4-42 लाख, तो काफ़ी कम यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा 7 यहाँ पे, हाँ देख सकते हैं, तो काफ़ी कम वॉल्यूम रहा। उसके बाद जब इसने तेज़ी पकड़ी यहाँ पे तो ये देख सकते हैं वॉल्यूम्स, तब देखिए आप यहाँ पे फिर 28 करोड़ के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ आप समझिए दोस्तों यहाँ पे कि ये क्या हुआ था यहाँ पे। ये तो बात हो गई कि ये गिरावट क्यों आई। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे इंडेक्स से बाहर निकल गया, मतलब सब कुछ इन्होंने शेयर्स सेल कर दिए, उसके बाद फिर ये स्टेबल हो गया। अब देखते हैं आप यहाँ पे सर्किट फिल्टर भी हटा दिया गया है। अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो 0.56% ऊपर था, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक थे, 36 मिलियन के आसपास, यानी 3 करोड़ 60 लाख। तो
अब ये कहीं ना कहीं शेयर स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे जो गैप दिख रहे थे सर्किट्स की वजह से, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर भी सर्किट लगा रहा था, तो वो चीज़ें अब नहीं देखने को मिलेंगी। अब शेयर जो है यहाँ पे काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। तो जिसको रीज़न समझ में आ गया हो तो वो यहाँ पे देख सकता है स्टॉक के बारे में। तो अब आते हैं यहाँ पे आगे का क्या भविष्य है। ये तो पुरानी बात हो गई पीछे की। जेएफएस अभी क्या करती है और आगे चल के ये क्या कर सकती है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फ्यूचर ओरिएंटेड ही है यहाँ पे कि अब फ्यूचर में अच्छा करेगी कंपनी, प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ाएगी, मार्केट शेयर गेन करेगी, तो हमारा भी शेयर प्राइस राइज होगा, तो हम भी यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ये सबका मेंटालिटी है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। तो हम आते हैं यहाँ पे एक बड़े कंपैरिजन से। बजाज फाइनेंस आज 7410 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं कि इसने कितना रिटर्न कमा के दिया है अपनी जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुई है बजाज फाइनेंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखें जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 578 गुना 578 टाइम्स इसने आपके पैसे को किया है। क्या परफेक्ट यहाँ पे कंपाउंडर रहा है ये ओवर द ईयर्स। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, दोनों ही एनबीएफसी कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस भी और जियो फाइनेंशियल। तो डिफरेंस यही है कि जेएफएस जो है ऑलरेडी एक बड़ी एंटिटी के तौर पे निकली है। कहाँ से? रिलायंस से। मतलब जेएफएस का मार्केट कैप देखेंगे 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। रिलायंस से ये कंपनी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी निकली। ऐसा नहीं कि रिलायंस ने कोई छोटी सी एनबीएफसी बना दी उसको फिर लिस्ट करा दिया, ऐसा नहीं है। जेएफएस ऑलरेडी काफ़ी बड़ी एंटिटी है। और बजाज फाइनेंस ने क्या किया है, अगर आप देखेंगे 1997 में इनका भाव 13 रुपये था। मतलब कुछ भी नहीं था बजाज फाइनेंस, बिल्कुल ज़ीरो था। आप समझ जाइए। इस तरह आज हज़ारों लाखों यहाँ पे इस तरह कंपनियाँ होंगी इंडिया में छोटी छोटी जो इस तरह का बिजनेस करती होंगी। लेकिन फिर बजाज फाइनेंस ने उस चीज़ को स्केल किया, टाइम के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और बाकी सब पीछे रह गए। ये आगे क्यों निकल गए? क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इनका अडॉप्शन काफ़ी सही था। ये जानते थे कि बिजनेस में है तो इनको किस तरह के यहाँ पे कस्टमर्स चाहिए और मतलब टारगेट इनका कस्टमर जो होता है, तब काफ़ी इस पर इन्होंने काम किया। तो इस वजह से ये कंपनी देख सकते हैं, ये एनबीएफसी जो है इनका लोन बुक यहाँ पे बढ़ता गया। ये देख सकते हैं टोटल नेट वर्थ बढ़ता गया। और आज जो है कंपनी कितने मार्केट कैप आप देखेंगे तो 4,48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे स्टार्ट कितने से हुआ था? कुछ हज़ार करोड़ से हुआ था, जो कि आज 4,48,000 करोड़ के आसपास है। मैसिव वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है अभी। ये तो जस्ट रिलायंस क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो रिलायंस की वजह से हाँ इसको सपोर्ट जरूर है कि यहाँ पीछे से बड़ा भाई कह सकते हैं रिलायंस खड़ा रहेगा हमेशा आगे की जर्नी के लिए, जियो फाइनेंशियल के लिए। लेकिन जिस तरह का वेल्थ क्रिएट इसने किया है और ऐसा नहीं किया है तो ख़त्म हो गया, आगे चल के भी करता रहेगा। बहुत तेज़ी से अभी भी ग्रो कर रही कंपनी। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी कंपैरिजन मेरे ख्याल से बिजनेस को लेके हो सकता है कि आगे चल के बिजनेस कौन कितना ग्रैब करने वाला है। एक दूसरे के कंपटीटर हो गए हैं ये। और एक तरफ रिलायंस है बड़ी कंपनी इसके पीछे और एक तरफ बजाज फाइनेंस जिसने अपनी मेहनत अपने दम से अपना मार्केट शेयर बनाया है और आज एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की बनी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कोई कल को आएगा कोई बड़े घर का भी आएगा और किसी यहाँ को बजाज फाइनेंस को टक्कर दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो डेफिनेटली बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है आगे आने वाले कुछ सालों में। तो मैं अपना वर्डिक्ट भी बताऊंगा कि इन दोनों में से विनर कौन होगा, वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा पूरी यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद। तो ज़रूर देखिएगा अंत तक। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि जेएफएस का रेवेन्यू कितना है। बजाज फाइनेंस तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों 1500 करोड़ है रेवेन्यू, जो कि कुछ भी नहीं है। रिलायंस के साइज़ के हिसाब से उसमें जेएफएस क्या था 1500 करोड़, मतलब एक इस तरह हो गया बाल्टी में एक बूंद की तरह। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये कंट्रीब्यूशन था जेएफएस का रिलायंस के रेवेन्यू में। तो अभी तो कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन आता है फिर रिलायंस ने इसको अलग क्यों किया, मतलब इसको डीमर्ज क्यों किया, अपने से जेएफएस को अलग क्यों किया। तो उसका रीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि रिलायंस जो है एक नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रही है। देखिए आप ये समझिए, ये जो रिलायंस आप देखते हैं 2500 के आसपास जिसका शेयर प्राइस है, इसमें क्या क्या है? ऑयल टू केमिकल है, टेलीकॉम है, रिटेल है,
ये फाइनेंशियल सर्विस था, बहुत सारी बिजनेसेस हैं इसमें। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर मान लीजिए जो कि यूएई का है या फिर यूएसए का है, उसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो कह रहा है कि अरे मैं रिलायंस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, ऑयल टू केमिकल बिजनेस यार काफ़ी पुराना बिजनेस है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है, फॉसिल फ्यूल पे बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं धीरे धीरे रिडक्शन करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बिज़नेस सही रहेगा। और मेजॉरिटी ऑयल टू केमिकल ही है रिलायंस, अभी रेवेन्यू हो गया इस मामले में, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये थोड़ा पीछे हट जाएंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो रिलायंस ने क्या किया, इसने अलग एक एंटिटी बना दी अपने से अलग करके, जेएफएस, मतलब एक आज के ज़माने की एनबीएफसी बनाने की कोशिश की है इन्होंने, जिसमें अगर ये इन्वेस्टर्स चाहें तो कहेंगे हाँ भाई इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ये एनबीएफसी इंडिया में अच्छा करती है तो हमें भी प्रॉफिट होगा। तो आप इस तरीके से समझिए कि ईएसजी फैक्टर मतलब इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस यहाँ पे वरी नहीं करना होगा इन सारे इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए देख रहे हैं मेटा और गूगल जैसी कंपनियां जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में, आपने सुना होगा खूब सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जियो प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे रिलायंस में है। और ये जो है इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, गूगल जैसे इन्वेस्टर्स को, मेटा मतलब फेसबुक जैसे को जियो प्लेटफॉर्म में ये अट्रैक्ट किए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये तो बात हो गई क्यों अलग हुई कंपनी। अब बात करते हैं क्या ये सक्सेसफुल होगी, क्या जेएफएस जो है सक्सेसफुल होगी। तो डायरेक्शन बिल्कुल सही यहाँ पे चल रही है, अभी तो स्टार्ट हो चुका है कि देखिए ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि सक्सेसफुल होगी कि नहीं, लेकिन हम बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस दिशा में ये चलना शुरू किया है, और टाइम टू टाइम उसका अगर डायरेक्शन सही रहा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रही है और होगी भी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत टफ है एक ऐसे आदमी के खिलाफ बेट करना जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। मुकेश अंबानी की बात हो रही है यहाँ पे, और जिस प्रकार से छोटे छोटे प्लेयर्स थे, काफ़ी प्लेयर्स थे, एयरसेल का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे टाटा इंडिकॉम, यहाँ पे बहुत टाटा डोकोमो माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी कंपनियाँ थी जो कि आज कहीं दिखती नहीं है। कौन बचा है यहाँ पे, एयरटेल बचा है, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, दोनों मर्ज हो गए हैं सर्वाइव करने के लिए, और यहाँ पे जियो है, बीएसएनएल भी कहीं ना कहीं सरकार की वजह से अभी बचा हुआ है। तो जहाँ पे 9-10 प्लेयर्स थे वहाँ पे घटा के इन्होंने हार्डली दो कर दिए, क्योंकि वीआई को भी आप बाहर ही छोड़िए, इनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एयरटेल और जियो बस दो हैं, ये समझिए 10 से सीधे 2 हो गए। तो ये इन्होंने किया है, पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया, मतलब 0% मार्केट शेयर से जियो यहाँ ने 40% के आसपास यहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में। तो ये तो ऐसे आदमी के खिलाफ यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि क्या फिर से एनबीएफसी में ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। अगर उस इंडस्ट्री में कर सकता है जहाँ पे काफ़ी पैसा इन्वॉल्व रहता है, टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो यहाँ भी कर सकता है। बैंक के हैं, बहुत फेमस थे इन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उनको चेयरमैन बनाया। उसके बाद और भी लोगों को जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको ये ऐड कर रहे हैं। तो टीम ऐसी बनाई जा रही है अभी जेएफएस की जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनके पास काफ़ी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर का, एनबीएफसी सेक्टर का काफ़ी अच्छा कर चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज़ में या फिर फील्ड्स में। तो उनको यहाँ पे चुना जा रहा है, मतलब चुन चुन के ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जेएफएस के लिए। और यहाँ पे तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रिलायंस यहाँ पे रन कर सकता है पूरा शो आगे चल के। और अगर आप यहाँ पे अज्यूम करें डिस्ट्रीब्यूशन किंग है, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आप कहीं से भी लोन लोगे तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर मेरा ब्रांच सिर्फ शहर में है, मेरा ब्रांच सिर्फ बड़े बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली में है, मेरा ब्रांच चंडीगढ़ लखनऊ पटना जैसे शहरों में नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे भी तो अपने ही लिमिट में रह जाएंगे, वही बड़े बड़े कस्टमर रहेंगे। अगर आपको टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में सक्सेसफुल होना है तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आउटलेट होने चाहिए, वहाँ जगह जगह आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए कि आप यहाँ से भी लोन डिस्बर्स कर सकते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जियो से बढ़िया किसके पास होगा इस समय, यहाँ पे देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 40 करोड़ जो टेलीकॉम यूज़र हैं जियो के, 40 करोड़, तो ये तो ऑलरेडी कंपनी के पास डेटा है, जेएफएस के पास 40 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है। तो उनको डायरेक्ट अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आप प्रोडक्ट लोगे तो इतने में मिलेगा, ये सब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि घूम घूम के करना होगा भाई ये ले लो, ऑलरेडी कस्टमर है भाई जियो के, तो उसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं ये लोग। थाउजेंड्स ऑफ रिटेल स्टोर्स हैं, रिलायंस रिटेल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से भी सीधे प्रोडक्ट्स का जेएफएस के जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी लोन होगा जो भी, उसको यहाँ पे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 40 करोड़ जियो के यूज़र, रिलायंस रिटेल,
जहाँ पे हर साल 80 करोड़ लोग आते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। साल भर में रिलायंस रिटेल के जितने स्टोर हैं इंडिया में, उसमें 80 करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं। और 2 मिलियन मर्चेंट्स भी हैं जो कि जियो मार्ट ग्रॉसरी स्टोर पे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है रिलायंस के पास। और उसी नंबर का फ़ायदा कौन उठा सकता है? जेएफएस बिल्कुल भी यहाँ पे पीछे नहीं हटेगा, उठाएगा। मतलब रिलायंस तो उसको ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा, पीछे बैकअप है बहुत बड़ा, ये आप समझिए। तो अपॉर्चुनिटी तो है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे कैप्चर करने के लिए। अगर आप यहाँ पे एस्टिमेट करें 50% जो रिलायंस के कस्टमर हैं ये क्रेडिट लेते हैं, है ना। तो ये क्रेडिट लेते हैं तो इसका बिजनेस जो है जेएफएस ले सकती है। तो यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप देखे होंगे रिलायंस डिजिटल करके आउटलेट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फ़ोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं ये सब देखने को मिलेंगे। आप गए, मान लीजिए आपने 70,000 का कोई लैपटॉप लेना है आपको। तो अभी तक क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस का भी डेस्क रहता था। बजाज फाइनेंस यहाँ पे टाई अप करता था रिलायंस के साथ, मतलब रिलायंस रिटेल के साथ यहाँ पे टाई अप करता था। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस इनको थोड़ा सा पैसा देता था और यहाँ पे कोई कस्टमर जैसे 70,000 का कुछ डाउन पेमेंट दे दिया रिलायंस को, उसके बाद फिर यहाँ पे बजाज फाइनेंस से उसको फाइनेंस करा दिया कि इंस्टॉलमेंट में EMIs में हम देंगे। तो अच्छा पैसा कौन कमाता था? बजाज फाइनेंस। थोड़ा सा पैसा किसे मिलता था? इनको, रिलायंस को। तो अब ये चीज़ बदलने वाली है। अब कोई कस्टमर आएगा, कुछ इस तरह समझिए आप, रिलायंस रिटेल में कोई कस्टमर आया एक लैपटॉप लेने, कोई टीवी लेने, तो उसको अब यहाँ पे जेएफएस भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये जेएफएस क्या करेगा? पूरा उनका जैसे फाइनेंस कर देगा, जो कस्टमर का जो है पूरा फाइनेंसिंग कर देगा, जो कि पहले बजाज फाइनेंस करता था। तो मुझे बजाज फाइनेंस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही दिखता है कि क्या ये ऐसे होने देंगे, क्योंकि जेएफएस अगर करना चाहे तो कर भी सकता है, क्योंकि ये इन्हीं का स्टोर है, रिलायंस का ही है। और अगर ऐसा करता है तो जो पहले बजाज फाइनेंस हल्का सा थोड़ा सा फीस देता था रिलायंस को, वो अब यहाँ पे नहीं भी देना पड़ेगा। आप कह सकते हैं जेएफएस की से जो पूरा यहाँ पे कमाई हो गया कस्टमर का, EMI के थ्रू इंटरेस्ट जो हो गया, वो जेएफएस जेब में डालेगा, बजाज फाइनेंस यहाँ पे आउट। ये आप सीन समझ सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। बजाज फाइनेंस क्या करेगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक रिलायंस के एग्जीक्यूटिव ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ये ओरिजिनेटर है क्रेडिट बिजनेस का। बिल्कुल, रिलायंस जो है, अगर मैंने बताया रिलायंस रिटेल जो है क्रेडिट बिजनेस को ओरिजिनेट करता है। किसके लिए करता है? वेरियस NBFCs के लिए, जैसे बजाज फाइनेंस मैंने बताया। और यहाँ पे दे पे रिलायंस और नॉमिनल फीस, मतलब बहुत कम फीस होता है ये बजाज फाइनेंस वाले जो है रिलायंस रिटेल को देते हैं। और यहाँ पे और ये इतने कम फीस होता है कि ये रिलायंस वाले जो है, रिलायंस रिटेल वाले, ये अपने पास नहीं रखते हैं, इनसे कुछ होना नहीं है इतने फीस से, ये कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं डिस्काउंट दे देते हैं, ऑफर दे देते हैं, कस्टमर को ही दे देते हैं। तो ये बिजनेस समझते हैं रिलायंस। अब इतने सालों से रिलायंस रिटेल चल रहा है, रिलायंस डिजिटल चल रहा है, तो ये बिजनेस बिल्कुल समझते हैं और इन्हें क्या करना है ये भी ये जानते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि रिलायंस के पास, आप ये मत समझिए कि एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जो बोलिए आप सब है। बस क्या कमी है? अब मैनेजमेंट भी देखिए एक से एक चुन के ला रहे हैं। तो हर चीज़ तो कंपनी रख रही है। अब आगे चल के ये कंपनी क्यों ना अच्छा करे, मुझे आप यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स बताइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जेएफएस उस सीन में आ गई तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा और रिलायंस जो है अर्न करेगा मोर देन जस्ट अ फी एंड कुड स्नैच अवे बिजनेस फ्रॉम राइवल्स। तो ये रिलायंस का और भी अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ने वाला है। और फाइनली अगर हम बात करें तो फिनसर्व बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लेस 2, तो मतलब यहाँ पे ये आगे चल के फिनसर्व कंपनी भी बन सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें NBFC अच्छा पैसा कैसे कमा सकती है। NBFC के लिए देखिए, बेसिकली NBFC आपसे डिपॉजिट्स भी लेती हैं, लेकिन कुछ कुछ NBFC नहीं लेती हैं। तो NBFC क्या करती है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से पैसा उठाएगा और आपको उसी को चैनलाइज करेगा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ऊपर देके। और बैंक क्या करते हैं, बैंक सीधे RBI से पैसा लेते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, जो भी हो। लेकिन NBFC थोड़ा सा यहाँ पे आगे रहता है बैंक से। तो इस मामले में इनका जो है, इनको अच्छे से मैनेज करना होता है, यानी इनको ये जो पैसा उठाना है ये थोड़ा सा बैंक से ज़्यादा रेट पे इन्हें मिलता है और उसको आगे चल के कस्टमर को भी देना रहता है, अपने बीच में प्रॉफिट भी कमाने रहते हैं। तो NBFC के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है बैंक्स के मुकाबले। तो आपने इसलिए देखा होगा बैंक्स काफ़ी कम है इंडिया में और NBFC बहुत सारे हैं, इसलिए बैंक्स का लाइसेंस जल्दी मिलता भी नहीं है। तो ये रीज़न है। अगर बात करें तो जियो जो है रिलायंस बैक करता है, इसलिए
टॉप नॉच इसे क्रेडिट रेटिंग मिलने वाली है, यानी पैसा उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है कंपनी की तो उसे पैसा उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर किसी की रेटिंग ख़राब है तो उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। वो कहे हम 20% इंटरेस्ट रेट भी देंगे तो भी हो सकता है बहुत कम लोग यहाँ पे उसके बॉन्ड्स या फिर सर्टिफिकेट्स खरीदें। तो ये चीज़ है, दैट मेक्स जॉब ईजियर। इस वजह से इसका जॉब ईजी हो जाएगा, क्योंकि रिलायंस पीछे खड़ा है JFS के, इसलिए इसका रेटिंग अच्छा होगा। रेटिंग अच्छा होगा तो ये कम दाम पे पैसा उठा पाएंगे और उस पैसे को क्या करेंगे, कस्टमर को आगे चैनलाइज करेंगे, अपना बीच में प्रॉफिट कमाएंगे। ये NBFC का बिजनेस है, आप समझिए। 5 NBFCs हैं जो कि ये सेम रेटिंग रखती हैं, यानी ऑलरेडी जो बड़ी NBFCs हैं इंडिया में वो सेम रेटिंग रखती हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात है नहीं रिलायंस के लिए। और यहाँ पे एक ये भी मैटर है कि सेंसिबल विथ अंडर राइटिंग दैट यू आर नॉट डोलिंग आउट क्रेडिट टू, मतलब आपको अपना ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ आप पैसा उठा के सिर्फ दे नहीं सकते, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कस्टमर आपका वापस भी करे पैसा, तभी आप अच्छे NBFCs अच्छा एसेट रेशियो जो भी है आप कमा पाओगे, आप आगे चल के प्रॉफिट्स बना पाओगे। तो ये है, तो यहाँ पे नो अदर कंपनी एसेस टू काइंड ऑफ कस्टमर बिहेवियर डेटा दैट रिलायंस हैज़। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस क्यों सक्सेसफुल हुआ, बाकी कंपनियाँ क्यों पीछे रह गई, इसलिए क्योंकि इनके पास कस्टमर हैबिट, कस्टमर डेटा का काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो मतलब हम क्या खरीदना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम मतलब हमारी सैलरी रेंज कितनी है, ये सारा डेटा जो है बजाज फाइनेंस एक्यूमुलेट करता है। तो इसे मालूम है कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए, उस हिसाब से ये अपना कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। और रिलायंस की बात करते हैं, JFS की बात करते हैं, तो JFS के पास भी वो सारा डेटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बजाज फाइनेंस ने हालांकि मेहनत करके बनाया है, और वो JFS को किससे मिल जाएगा डेटा, रिलायंस की मेहनत से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा रिलायंस सीधे आसमान से टपक पड़ा, ये भी मेहनत से ग्रो की गई कंपनी है। लेकिन बजाज फाइनेंस ने सिर्फ NBFC सेक्टर में मेहनत किया है, यहाँ पे अपना दबदबा बनाया है। रिलायंस ने ओवरऑल काफ़ी डिकेड से मेहनत कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा कौन लेगा, JFS लेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो इट हैज़ बिजनेस इन जस्ट अबाउट एवरी सेगमेंट एंड क्वाइट ईजिली, मतलब कहाँ हर सेगमेंट में आपको रिलायंस का बिजनेस दिख जाएगा। तो जो कस्टमर का बिहेवियर है खर्च करने का, किस पे ज़्यादा करता है, किस पे कम करता है, वो सारा डेटा रिलायंस के पास है। तो JFS को उसका फ़ायदा होगा। हैज़ गॉट द डीप फाइनेंशियल कंपनी मेक्स एन असाइनमेंट। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें कि एंड टू डील विद दिस डोंट फॉरगेट डीप पॉकेट्स प्ले टू, रिलायंस इज गोइंग टू हैंड ओवर बच ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट मीन्स 6%। तो हाँ, अब बहुत लोग कह रहे थे कि JFS का तो कोई बिजनेस ही नहीं, अभी हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें। तो बिजनेस भले अभी ना हो, आगे के लिए बिल्ड कर रही हो कंपनी, लेकिन ऑलरेडी 6% रिलायंस को होल्ड करते हैं दोस्तों। 6% समझ रहे हैं आप, 1 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस जो कंपनी है, जो बड़ी वाली रिलायंस कंपनी है, JFS उसमें 6% होल्ड करती है, यानी उसकी ही वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है। मार्केट मैंने कितना बोला, मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप इस तरीके से समझा करिए, नेट वर्थ के चक्कर में ये मत समझिए कि प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, ये सब आगे आ जाएगा। जब धंधा चालू होगा तो सब कुछ आएगा, लेकिन अभी जो है 1 लाख की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी ये होल्ड करते हैं रिलायंस में। और यहाँ पे अगर बात करें बिकम द 5th लार्जेस्ट, तो ऑलरेडी अगर इस हिसाब से देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो गई है इंडिया में नेटवर्थ के हिसाब से। एक बार डेटा देख भी लेते हैं। HDFC बैंक और HDFC जो मर्ज हो गए हैं, इनका आप देख सकते हैं नेटवर्थ कितना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे SBI है, तीसरे पे ICICI है, चौथे पे एक्सिस बैंक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सीधा 5वें स्थान पे एंट्री ले चुकी है। किस मामले में, कि जो इंडिया की बिगेस्ट फिनसब कंपनीज हैं जो कि नेटवर्थ के मामले में। उसके बाद PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक बैंक है, बजाज फाइनेंस का है। यहाँ पे आपको दिख सक जाएगा, यहाँ पे 6ठे 7वें 8वें 9वें 11वें नंबर पे बजाज फाइनेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी एंट्री जो है बहुत अच्छे रैंक पे हो चुकी है इनकी साइज़ के हिसाब से। तो ये आप ध्यान रखिए, छोटी कंपनी नहीं है बिल्कुल भी, और एक अच्छे डिसेंट यहाँ पे इनकी रैंकिंग के साथ यहाँ पे एंट्री हुई है फिनसर्व सेगमेंट में। इसी वजह से आप देख सकते हैं भूकंप टाइप का मचा फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियों में। और पेटीएम जैसी कंपनी, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, पेटीएम को हालांकि कंपैरिजन नहीं करूँगा, इनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अगर थोड़ा सा गिर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये अनाउंस हुआ कि ये डीमर्ज होगा, अलग बिजनेस लिस्ट होगा, तो ये इस शेयर से इनके गिरे थे। और यहाँ पे है कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली रिलायंस जिस प्रकार से मूव करता है, जिस भी सेगमेंट में जाए, थोड़ा बहुत तो चिंता यहाँ पे बजाज फाइनेंस को हुआ ही है। अब बात करते हैं, ये सब कुछ हमने पॉजिटिव देख लिया। यहाँ पे मैसिव कंपटीशन इन द स्पेस, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव देखते हैं कि इतना भी आसान नहीं होने वाला है। मैं शुरुआत में सब कुछ बता रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिलायंस
के लिए, जीएफएस के लिए इतना भी सब कुछ आसान नहीं होने वाला है। कंपटीशन अलग चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन अलग चीज़ है, हर सेक्टर की अलग है। टेलीकॉम में कंपटीशन कम था, रिलायंस के पास सीधे इन्होंने एंट्री मारी, पैसा खर्च किया, अपना नेटवर्क बढ़ाया, एंट्री ले ली, मार्केट शेयर गेन करते गए अपने अच्छे सर्विसेज के दम पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। एनबीएफसीज में ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। टेलीकॉम से तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा है। अगर सर्वाइव करना है, बहुत सारी एनबीएफसीज आप देखे होंगे बस्ट होते हुए, मतलब अच्छा खासा करती हैं, उसके बावजूद भी ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ आपको एनबीएफसी सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे लेंडर हर कोई बनना चाह रहा है। मर्चेंट साइड में अगर बात करें तो पेटीएम के पास बहुत बड़ा मर्चेंट नेटवर्क है, रिलायंस से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ है, आप पेटीएम का भी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं। लेकिन उन मर्चेंट से कैसे ये प्रॉफिट कमाए, रेवेन्यू कमाए, ये पेटीएम को अभी सोचना होगा। और यहाँ पे एंड इट ऑल्सो सेज दैट इट हैज़ ओनली स्क्रैच द सरफेस। और यहाँ पे अगर बात करें, बजाज फाइनेंस जो है टॉप ऑफ द मोस्ट कंज्यूमर के माइंड में सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस आज भी आता है। और यहाँ पे अगर आप होपिंग फॉर ए टेलीकॉम लाइक, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टेलीकॉम जैसा ही डिस्ट्रप्शन यहाँ भी हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि टेलीकॉम में जियो आ गया, सबको ख़त्म कर दिया, उसी तरह यहाँ पे जीएफएस आ जाएगा, सबको खा जाएगा, मार्केट शेयर सबका ख़त्म कर देगा, अपनी बड़ी कंपनी बनता जाएगा, इतना आसान नहीं होने वाला ये। बिकॉज हेयर रिलायंस कुड बी कम्पीटिंग विद बैंक्स टू। मैंने बताया कि एनबीएफसीज जो हैं ये थोड़े से, इनको महंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं, बैंक्स के बिल्कुल कम होते हैं, इनसे तो कम ही होते हैं। तो बैंक से भी कम्पीट करना होगा। और बैंक से कम्पीट करने का मतलब समझ रहे हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी प्लस एचडीएफसी जो कि मर्ज हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनसे कम्पीट करना होगा। और ये आसान नहीं है कम्पीट करना दोस्तों। ये लोग भी कंज्यूमर को यहाँ पे देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, रिटेल लेंडिंग करते हैं। तो इनसे कम्पीट करना बहुत आसान नहीं होने वाला है रिलायंस के लिए। भले आप कह दो रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, पैसा जितना भी डाल सकती है पीछे से, लेकिन इनके पास तो पैसा बहुत कम रेट में आ रहा है, तो ये कस्टमर को और भी उस पर प्रॉफिट कमा के बेच सकते हैं। भाई एनबीएफसी जैसे, रिलायंस के पास तो कोई ऐसा है नहीं, उसको उठाना पड़ेगा थोड़ा हायर रेट में बैंक्स के मुकाबले, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो एनबीएफसी लाइसेंस जो है चीप डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, सो इट्स कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल बी हायर। ये मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग जितने पे फंड उठाता है उससे जीएफएस का ज़्यादा रहने वाला है। और इसका मतलब ये भी है कि अंडर कट नहीं कर सकता, और एक्सट्रीमली लो रेट। जियो जो टेलीकॉम वाले एंट्री कैसे हुई, उन्होंने फ्री में चालू किया सब कुछ देना, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर फ्री किया है इन्होंने एनबीएफसी में, मतलब फ्री का सेंस तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत कम रेट में अगर बेचना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फंड्स एनबीएफसीज का जहाँ पे पैसा उठाते हैं वो हमेशा ज़्यादा होने वाला है बैंक से। बैंक्स कर सकते हैं, बैंक्स तो कम कर सकते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कम रहेगा। तो ये चीज़ जियो फाइनेंशियल के लिए दिक्कत होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये आगे के बिजनेस है, यहाँ पे भी कंपनी एंट्री कर सकती है। और यहाँ पे जीएफएस पे स्टिफ कंपटीशन होने वाला है हर सेगमेंट में। ऐसा नहीं कि सब फ्री के यहाँ पे सेक्टर्स यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन जाओ, नहीं। इंश्योरेंस में आप जानते ही होंगे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, और एसबीआई लाइफ है, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी है। ब्रोकिंग में ज़ीरोधा सबसे बड़ा नाम है, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स ग्रो भी अच्छा कर रहे हैं। पुराने ब्रोकर्स आईसीआईसीआई डायरेक्ट, यहाँ पे एचडीएफसी, ये सब है, कंपटीशन काफ़ी है यहाँ पे। एसेट्स मैनेजमेंट में बात करें तो इसमें भी बहुत कंपटीशन है। जो कंपनीज ऑलरेडी हैं वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ अभी नहीं कर पा रही फ़िलहाल के लिए। तो ये जब चीज़ें हैं, अगर इसमें एंट्री लेती है तो बहुत आसान नहीं होने वाला है। ये मैं नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है कि क्या आपको यहाँ पे रिलायंस खरीदना चाहिए था, मतलब ये तो पुराना यहाँ पे डेटा है। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा यहाँ पे इनका रिव्यू है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट मैंने ऐसे किया था, जियो फाइनेंशियल वर्सेस बजाज फाइनेंस। क्या जियो फाइनेंस जो है, जो कि अभी एंट्री ली है, ये क्या आगे चल के बजाज फाइनेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी? तो आप इसको कुछ ऐसे समझिए दोस्तों, मैं ये सेक्टर बनाता हूँ, ये लेंडिंग का सेक्टर है, रिटेल लेंडिंग का, ठीक है। ये आज इतना बड़ा है, 2023 में आज इतना बड़ा है, 2025 में इतना बड़ा होगा, और 2030 में इतना बड़ा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको मैं छोटा बनाता हूँ, ये 2023 का, 25 का, और यहाँ पे 30 का, इस तरह आप समझिए। और इसमें ये है बजाज फाइनेंस 2023 में, और ये है जियो फाइनेंस मार्केट शेयर वाइज, और जितना अपने आप में लेंडिंग करते हैं। तो आप एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्टर है ओवरऑल, ये भी ग्रो कर रहा है।
ऐसा नहीं कि इतना बड़ा छोटा सा ही गोला रहने वाला, ये वाला इतना बड़ा ही रहने वाला है कि उसमें कंपटीशन है, सारी कंपनियां एक दूसरे को, यहाँ पे बहुत स्टिफ कंपटीशन है तो एक दूसरे को ही ख़त्म कर देंगी, ऐसा होगा। लेकिन छोटी कंपनियों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर जो ग्रो कर रहा है, ये 2025 में मैंने बनाया, ये 2030 में मैंने बनाया, ओवरऑल सेक्टर क्योंकि ग्रो कर रहा है, तो 2025 का हम सिनारियो ऐसे समझ सकते हैं कि हो गया बजाज फाइनेंस, ये हो गया जियो फाइनेंस। उसके बाद 2030 का मैंने बनाया, ये हो गया बजाज फाइनेंस, ये हो गया जियो फाइनेंस। तो बताने का मतलब आप समझिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवरऑल पूरा सेक्टर क्योंकि ग्रो कर रहा है तो इतना स्कोप है बड़ी कंपनियों के पास कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ये इतने बड़े डॉट से इतना बड़ा हो गया, जियो फाइनेंस सिर्फ कुछ नहीं था यहाँ पे 2023 में, वो इतना बड़ा हो गया। तो क्योंकि ओवरऑल सेक्टर ग्रो कर रहा है तो इसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स को बहुत 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 टफ होने वाला है और उनको कुछ अलग करना होगा ऊपर निकलने के लिए। तो ये चीज़ है, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है कि जियो फाइनेंस वर्सेस बजाज फाइनेंस, क्या बजाज फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा, जियो फाइनेंस रिलायंस के दम पे सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी एनबीएफसी सेक्टर की? मेरे ख्याल से बन भी सकती है, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं बजाज फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। बजाज फाइनेंस अच्छा कर रहा था, कर रहा है और करेगा भी डेफिनेटली, ऐसा जिस प्रकार का मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली करेगा। तो सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी बड़ी कंपनी बनेगी, ये ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, ये भी और बड़ी होगी, ये भी बड़ी कंपनी है 1.5 लाख करोड़ की, इसको छोटा मत समझिए कि कुछ हज़ार करोड़ में इसको हम अभी ख़रीद लेते हैं बाद में और बड़ी हो जाएगी। तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये 4.5 लाख करोड़ की हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये 45 लाख करोड़ की आगे चल के हो गई और ये 15 लाख करोड़ की हो गई, दोनों ने 10x रिटर्न दिए दोस्तों। हालांकि कोई सिंपल मैथ नहीं है कि मैं यहाँ पे सीधे ऐसा कर रहा हूँ 10-10 गुना हो जाएगा, 45 लाख करोड़ हो जाएगा मार्केट कैप। डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का 45 लाख करोड़ होगा, इसका 15 लाख करोड़ होगा। कब होगा क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली डिपेंड करता है किस तरह से कंपनीज परफॉर्म करती हैं। तो 10x जो है दोनों में ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ही गलत है, दोनों कंपनियां अच्छी हैं अपनी जगह। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, तो इसलिए जिसको सेफ मनी खेलना है थोड़ा, ऑलरेडी पैसा उसमें डाल सकता है। जिसको थोड़ा रिस्क लेना है, ज़्यादा पैसा सोच रहा है कमाने का, जियो फाइनेंस को आजमा सकता है, वो भी एक अच्छा बेट होगा मेरे ख्याल से। तो ये रहा मेरा वर्डिक्ट। आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा। बेसिकली मुझे इन दोनों कंपनियों के बारे में आपका चाहिए, मतलब आप क्या सोचते हैं कि आगे कौन निकलने वाला है। दोनों, मेरा मानना है दोनों के पास इतना, इंडिया जैसे मार्केट में दोनों के पास इतना है दम कि दोनों ही आगे निकलें एक साथ, दो बड़े प्लेयर बनेंगे। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ये सेक्टर तो नहीं बताया यहाँ पे। अगर मैं ऐसा सेक्टर बनाता कि इतना बड़ा ही सेक्टर है, कोई ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे, आज इतना बड़ा बजाज फाइनेंस है, ये जियो फाइनेंस है, आज इतना बड़ा बजाज फाइनेंस है, फिर ये जियो फाइनेंस हो जाएगा, फिर मतलब ऐसा नहीं कि सेक्टर इतना बड़ा है तो उसमें एक दूसरे के सर्कस में आ जाएंगे, दूसरे को कम करेंगे, अपने बड़े होंगे, क्योंकि ओवरऑल बड़ा हो रहा है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।